alaikum. In this video we are going to do the concepts of oligopoly. I'm sorry if I'm pronouncing it wrong. Some people pronounce it as oligopoly, लेकिन मेरे मुंह से oligopoly निकलता है, so pardon me if I'm pronouncing it wrong. Now this is especially this I'm making this video specifically for my BS Political Science students, बिकॉज उनकी कोर्स आउटलाइन में बड़ी क्लियरली मैंशनड है ओलिगोपोली, किंक्ड डिमांड कर्व और प्राइस लीडरशिप। ये सारे कॉन्सेप्ट्स ओलिगोपोली के अंडर आते हैं। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ ओलिगोपोली का मतलब बताया था, लेकिन अब ज़रा सी हम उसकी डिटेल कर लेंगे। ओके, नाउ टू बिगिन विद, मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है, इसका क्या मतलब है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक एक्सट्रीम पे आपका होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरे एक्सट्रीम पे आपकी होता है मोनोपोली। इन दोनों के बिल्कुल मिडिल की जो मॉडरेट लेवल पर जो चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड ओलिगोपोली। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स था और प्राइस जो थी वो सेम सब रखते हैं अपनी कमोडिटी की, अपनी प्रोडक्ट की। और इसके अलावा इसमें जो था वो परफेक्ट नॉलेज और एक्सेट्रा एक्सेट्रा और बहुत सारी अजम्पशंस थी। मेन यही थी कि प्रोडक्ट होमोजीनियस होती है, प्राइस सेम होती है सबकी, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। इसकी दूसरी एक्सट्रीम मोनोपोली थी कि मोनोपोली में सिर्फ एक प्रोड्यूसर होता है, ठीक। इसमें प्रोडक्ट के आइडेंटिकल होने के या होमोजीनियस होने के तो चांसेस ही नहीं होते, क्योंकि उस फर्म के अलावा चीज़ को बनाने वाला कोई नहीं होता। तो इन दोनों के मिडिल की कोई चीज़ जो है ना, दैट इज़ कॉल्ड ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली में क्या होता है, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये सब आपकी बुक में भी मौजूद हैं। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये देख लीजिए, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है प्रोफेसर एम सईद नासिर की, और मैं इसी से ये पूरा चैप्टर जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें बड़ी क्लियरली मैंने जो अभी लेक्चर प्रिपेयर किया है वो भी इसी बुक से किया है, और ये सारे नोट्स अपनी इस वीडियो के और इससे पहले जो 2 वीडियोस गई हैं उन सब के लिए ये चैप्टर होना आपके पास ज़रूरी है। सो इफ़ यू डोंट हैव द बुक, डोंट नीड टू बाय इट, बिकॉज आई विल बी sharing pictures of each and every page of this chapter so that you have the complete resources. आप मेरी वीडियो सुनने के बाद चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसकी क्या हाइलाइट्स हैं? व्हाट इज़ ओलिगोपोली? फ्यू फर्म्स डोमिनेट द मार्केट फॉर अ गुड और अ सर्विस, और फ्यू से मुराद है 2 से 10 तक। मतलब अगर 2 हो जाएंगी तो ये तो क्लियर है ना कि वो तो डुओपोली हो जाएगी, ठीक। लेकिन 2 से 10 तक हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो वो क्या कहलाएंगी? ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। और उसमें वो मार्केट में यही फ्यू फर्म्स वो एक कमोडिटी या कोई सर्विस सप्लाई कर रही होंगी। अच्छा, फिर दूसरा एक पॉइंट मैंने लिखा है कि इफ़ द नंबर ऑफ फर्म्स इज स्मॉल देन देयर मार्केटिंग डिसीजंस आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट। अब ये म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट का वर्ड मैं बार बार लेक्चर में यूज़ करूँगी, तो बेहतर है कि यहीं पर आप समझ लें कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, अब आप कहोगे कि यहाँ तो लिखा है इफ़ अ नंबर ऑफ फर्म इज स्मॉल, तो नंबर ऑफ फर्म्स इज स्मॉल का मतलब है 2 से 10 तक हो सकती हैं। अगर 3 है, 4 हैं, तो ये स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स हो गई ना। तो अगर थोड़ी सी फर्म्स हैं तो वो अपनी मार्केटिंग के डिसीजंस पर के मामले में एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। अब एक दूसरे पर डिपेंड करने का क्या मतलब है? देखें, अगर एक फर्म अपनी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा क्लाइंट कैच करना चाहती है तो सबसे पहले तो उसके पास एक प्राइस टैक्टिक्स होते हैं, एक नॉन प्राइस टैक्टिक्स होते हैं। प्राइस टैक्टिक्स में तो सीधी बात है, ज़रा सी उसकी कीमत वो कम करेंगे इस लालच में कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका क्लाइंट बढ़ जाए। लेकिन अब ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन में दूसरी फर्म हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठी रहेगी, राइवल फर्म, उसने हमेशा कोई ना कोई रिएक्शन शो करना है। अगर वो रिएक्शन नहीं शो करेंगे, लेट्स से 3 फर्म्स हैं या 4 फर्म्स हैं, वो एक ही किस्म का कोई गाड़ियों का कोई मोबाइल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, कोई ऑयल है, ऑयल की प्रोडक्शन वो करते हैं। एक ने अपना ज़रा सा सस्ता कर दिया
तो सारे लोग तो उसकी तरफ मूव कर जाएंगे, बाकियों की सेल्स कम हो जाएंगी, तो वो डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे? हो सकता है एक्सेसिव एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लेकिन प्राइस कट्स का जवाब प्राइस कट से ही होता है मोस्टली। वो भी अपनी प्राइस कम कर देंगे, बड़ा उनका टफ कंपटीशन आपस में शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा था कि अगर फर्म्स थोड़ी हो नंबर में, तो उनकी अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजंस जो होते हैं वो एक दूसरे के बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ समराइज करके लिखा है, इफ़ वन फर्म मेक सम डिसीजन अबाउट द प्राइस, इट विल अफेक्ट द राइवल फर्म एंड दे विल रिएक्ट इन सम वे। यानी उनका रिएक्शन मस्ट है किसी भी किस्म के, किसी भी किस तरीके से। अच्छा, डिफरेंट डेफिनेशंस बुक में है। मैंने यहाँ पे स्टिगलर की डेफिनेशन ओलिगोपोली की उठाई है, that oligopoly is a market situation in which a firm bases its market policy partly on the expected behavior of a few close rival firms। यानी ओलिगोपोली ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जिसमें फर्म अपनी पॉलिसी किस तरह बनाती है? दूसरी फर्म के बिहेवियर को एक्सपेक्ट करके, यानी एक स्ट्रेटेजिक गेम की तरह। यानी वो सोचते हैं कि दूसरी फर्म क्या सोच रही होगी, उसके अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसी बनाते हैं। सेकेंड डेफिनेशन मैंने यहाँ जैक्सन की लिखी हुई है कि ओलिगोपोली प्रिवेल्स इफ देर आर फ्यू फर्म्स और सेलर्स इन अ मार्केट एंड दे सेल होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। यानी फ्यू फर्म्स होती हैं और दो सूरतें हो सकती हैं कि उनकी प्रोडक्ट होमोजीनियस हो, एक जैसी हो, या स्लाइटली डिफ्रेंशिएटेड हो। अच्छा, एग्जाम्पल सब बंदे के जहन में आता है कि ये ओलिगोपोली किधर एग्जिस्ट करती होगी। देखिए, ओलिगोपोली एग्जिस्ट करती है सीमेंट इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल्स में, मोबाइल फ़ोन्स में, सिगरेट्स में, बेवरेजेस में, और मैंने एक जगह नेट पे ये भी पढ़ा कि म्यूज़िक इंडस्ट्री भी एक ओलिगोपोली की किस्म है। कुछ 3-4, अब मुझे एग्जैक्टली फर्म्स उनकी म्यूज़िक कंपनीज़ के नाम याद नहीं है, एक वार्नर था और दो के नाम मुझे भूल गए, कि वो भी जो है वो एक ओलिगोपोली की फॉर्म है। तो ये हो गई आपकी एग्जांपल्स कि किन किन एरियाज़ में या कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन रखती हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, अब आते हैं टाइप्स ऑफ ओलिगोपोलीज की तरफ। ये आपकी बुक में बिल्कुल 1-2 लाइनों में लिखा हुआ था, मैं इसे बोल देती तो शायद आपको समझ ना आता, इसलिए मैंने उसको पॉइंट्स में लिख दिया है कि ओलिगोपोली 2 तरह की हो सकती है। एक वो जिसमें प्रोडक्ट होमोजीनियस हो, और एक वो जिसमें प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड हो। तो जब होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है तो उसको क्या कहेंगे? जैसे मैंने कहा प्रोडक्ट एक जैसी हो, व्हेन फर्म्स प्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स और रबर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये एग्जांपल के साथ मैंने बता दिया कि ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं, पेट्रोलियम की, एल्यूमिनियम की, रबर इंडस्ट्री की, इनकी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, बिल्कुल एक जैसी होती हैं। और जब आपकी प्रोडक्ट्स स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं तो उधर उनके लिए देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, दे आर लेस म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंट। यानी उनकी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस कम होती है, यानी वो राइवल फर्म के टैक्टिक्स को देख के अपने डिसीजंस नहीं लेते, अगर लेते भी हैं तो कम लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट एक जैसी जो है, होमोजीनियस जो है। सेकेंड टाइप जो है उसमें प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड होती है, तो यही यहाँ लिखा है, व्हेन फर्म्स प्रोड्यूस क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ वन अनदर। ठीक है, स्टैंडर्डाइज ना हो, सब्सटीट्यूट्स हों, बिल्कुल एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकती हों, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, बहुत ज़्यादा म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होगी। ठीक है ना। अब जैसे आप सेल फ़ोन कंपनीज देख लें, सिम्स हैं आपकी, हर सिम पे हर कंपनी डिफरेंट पैकेजेस ऑफ़र करती है, और वो क्यों करते हैं इतना कट थ्रोट उनका कंपटीशन क्या क्यों होता है? क्योंकि उनकी प्रोडक्ट जो है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे की, लिहाजा उन एक कंपनी अगर कोई प्राइस कट्स देती है तो विद इन अ डे जो है वो दूसरी सेल फ़ोन कंपनी भी जो है वो भी कोई पैकेज लॉन्च कर देती है। तो वो यानी इसका मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे के डिसीजंस को देख के अपनी फ्यूचर पॉलिसी डिसाइड करते हैं, ज़्यादा म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है उनकी। अच्छा, ये हो गया कि ओलिगोपोली क्या है और टाइप्स ऑफ ओलिगोपोलीज क्या होती हैं। अब नेक्स्ट है
कि आखिर ओलिगोपोली बनने की वजह क्या होती है, ठीक है, मतलब क्या रीजंस हैं। जैसे हमने मोनोपोली का हमने पढ़ा ना कि मोनोपोली में क्या क्या रीजंस होते हैं कि मोनोपोलीज क्रिएट हो जाती हैं, इसी तरह ओलिगोपोली के बनने के भी रीजंस हैं। ओके, लेट मी टेक आउट दिस पेज, और मैं जैसे आपकी बुक में लिखा है मैं वैसे ही आपको समझाती जाऊंगी। ओके, द फर्स्ट वन इज ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। जिन इंडस्ट्रीज़ में बहुत कैपिटल रिक्वायर्ड होता है उनको कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़। अब कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की मिसाल है जैसे शिप बिल्डिंग हो गई, कार मैन्युफैक्चरिंग है, स्टील मिल्स हैं, ये सारी बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब अगर कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास भाई इतना पैसा है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो ये पैसा एक्वायर कर सकते हैं मनी मार्केट में से, तो डेफिनेटली वो इस इंडस्ट्री में वो इस मार्केट में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। और इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट सिर्फ वही कर सकते थे, तो ये ऑटोमेटिकली एक बैरियर बन जाएगा कि कोई और इस बिज़नेस को ज्वाइन न कर सके। मतलब ज़्यादा लोग फिर इसमें इस बिज़नेस को ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बजाते खुद एक वजह बन जाती है ओलिगोपोली की। अच्छा, सेकंड है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब देखें, जैसे आपकी किताब में लिखा है कि इफ़ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ फ्यू फर्म्स इज़ लार्ज एंड आर एबल टू कैप्चर अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ द टोटल available demand for the product in the market, there will be a small number of firms in an industry। यानी अगर थोड़ी सी फर्म्स हैं और उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो बड़े लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो मार्केट का मेजर हिस्सा तो कैप्चर कर चुके होंगे। अब जब मार्केट का मेजर हिस्सा कैप्चर कर चुके हैं, तो और फर्म्स जब मार्केट का मेजर हिस्सा कैप्चर कर चुके हैं, इसका मतलब है कि वो और फर्म्स जो हैं वो इस बिज़नेस में एंटर होने की ज़रा कम ही जरूरत करेंगी। वजह क्या है कि देखो, जो मैंने पहले पॉइंट में बताया कि एक तो ये कि फर्म्स जो हैं ये बड़े ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ काम कर रही होती हैं। ह्यूज इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि वो बेहतर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही होती हैं। बेहतर टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं तो उनको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का भी फ़ायदा उठाती हैं। अब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, वो डिफरेंट तरह के होते हैं। इकोनॉमी ऑफ सेल्स, इकोनॉमी ऑफ प्रमोशन, इकोनॉमी ऑफ बाइंग, इकोनॉमी ऑफ सेइंग, हर लिहाज से उनको कॉस्ट सेविंग बेनिफिट्स हासिल हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट में सर्वाइवल के उनके चांसेस बेहतर होते हैं। वो कॉस्ट कम उनकी हो रही होती है, और मतलब कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो ओलिगोपोली है, इसमें फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, इसमें इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाती हैं, अपनी कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इनका होता है, ठीक है। अब ऐसी सूरत में ऐसी फर्म्स बेचारी जो पुरानी आउटडेटेड मशीनरी या ओल्ड टेक्निक्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उनकी तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही ज़्यादा होगी। और जो फर्म्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा उठा रही हैं, उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम है, उनका आउटपुट भी ज़्यादा है, ठीक है। लिहाजा जो ऐसी आउटडेटेड फर्म्स होंगी, या जो आउटडेटेड मशीनरी यूज़ कर रही हैं, या जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडस्ट्री से वाइप आउट हो जाएंगी। तो बॉटम लाइन इस चीज़ की क्या हुई कि ओलिगोपोली प्रमोट होती है अगर कोई फर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंजॉय कर रही है। अच्छा, थर्ड है आपका बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। अब बैरियर्स टू एंट्री का बहुत क्लियर मतलब है ना। देखें, अब एक फर्म जिसको बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ आई है मार्केट में, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंजॉय कर रहे हैं, लो कॉस्ट हर एंगल से इंजॉय कर रहे हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली एक बैरियर बन गया दूसरी फर्म्स के लिए, एक रुकावट बन गई कि वो उस फील्ड को ज्वाइन न करें, उस एरिया को वेंचर न करें। तो इसीलिए भी ओलिगोपोली क्रिएट हो जाती है कि ये दो टेक्निकलिटीज़ उसमें इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है, प्लीज़ डोंट माइंड इफ़ यू कुड हेयर माई डॉग बार्किंग अलॉट। फोर्थ पॉइंट है मर्जर।
If a few firms in the industry smell the danger of entry of new firms, they immediately merge and formulate a joint policy in the pricing and production of the products. The joint action of a few big firms discourage the entry of new firms into the industry. ये बिल्कुल अभी मैंने डायरेक्ट आपकी बुक से रीड किया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ओलिगोपोली में जो फर्म्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं उनको किसी नई फर्म से ख़तरा महसूस होता है तो वो आपस में ग्रुप बंदी कर लेती हैं, आपस में मिल बैठती हैं और क्या करती हैं, एक जॉइंट पॉलिसी बना लेती हैं प्राइसिंग की या प्रोडक्शन कोटा डिसाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, एरिया डिवाइड कर लेंगे. और इनकी इस हरकत का मकसद क्या होता है कि कोई नया बंदा आके इनके बिजनेस को ख़राब न कर सके. तो मर्जर वजह बन जाती है बेचारी नई फर्म्स के वाइप आउट होने की, या कोई एग्जिस्टिंग फर्म जो एक्सेल कर रही हो उसको वाइप आउट करने के लिए ये बड़ी बड़ी फर्म्स मर्जर्स कर लेती हैं, एक हो जाती हैं. फिफ्थ पॉइंट है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस. As the number of firms is small in an oligopolist industry, therefore they keep a strict watch of the price charged by the rival firms in the industry. The firm generally avoids price war and try to create conditions of mutual interdependence. यानी ये तो वही बात हो गई कि ये एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं. ओलिगोपोली की एक वजह ये है कि फर्म्स जो होती हैं उनका नंबर कम होता है, तो ये एक दूसरे पे बड़ी स्ट्रिक्ट वॉच रखती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं मार्केटिंग टैक्टिक्स पर. लेकिन इनकी भी कोशिश यही होती है कि कोई बड़ा सीरियस किस्म का प्राइस वॉर न करें. प्राइस वॉर का मतलब ये होता है कि एक फर्म अगर अपनी प्राइस कम करेगी तो उसकी राइवल फर्म भी कम करेगी, उसके जवाब में जो है वो पहली फर्म दोबारा मज़ीद कम करेगी. ये तो एक वॉर की तरह सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी ना. बट दे जनरली अवॉइड दिस पोजीशन, और वो क्या करते हैं कि वो एक दूसरे की जजमेंट्स को गेस करके ही अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से ओलिगोपोली का स्टेटस मेंटेन्ड रहता है. ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके कॉजेज ऑफ मोनोपोली. अब नेक्स्ट मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली पे. ये रेपिटेशन ही है पुराने पॉइंट्स की, ये जो सारे मैंने अभी बोले हैं ये उनकी रेपिटेशन है. यानी आप इसकी व्हाट इज़ ओलिगोपोली में आप उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं कि इसमें स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, 2 से 10 तक हो सकती हैं. ये दे आर देर इज़ इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स. ये जो अभी पीछे मैंने सारा आपको पॉइंट्स बताए कि ये एक दूसरे की मार्केटिंग पॉलिसी पर डिपेंड करती हैं और फिर रिएक्ट करती हैं एक दूसरे की पॉलिसी पर. ठीक है, इसकी भी मैंने दोनों केसेस आपको बता दिए कि अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट हो तो क्या केस होता है, और अगर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट हो तो वो क्या करते हैं. रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर यही है कि ये ऑफन या अक्सर ये इकोनॉमिक प्रॉफिट इंजॉय करते हैं, और इस यही प्रॉफिट वजह बनता है कि नई फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर हों, और फिर एग्जिस्टिंग फर्म्स क्या करती हैं, उनकी एंट्री को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करती हैं. ये जो अभी हमने टैक्टिक पढ़ा उससे उनकी एंट्रेंस को स्टॉप करने की कोशिश की जाती है. अच्छा, फोर्थ है इसका स्ट्रेटेजिक गेम. ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है फर्म्स की, इसमें फर्म्स जो है ना ये किसी आर्मी के जनरल्स की तरह बिहेव करते हैं. दे गेस व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द अदर फर्म, और what in the minds of the think tanks of the other firm, उसके अकॉर्डिंगली ये अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस करते हैं. सो इट्स जस्ट लाइक एनी स्ट्रेटेजिक गेम. अच्छा, यहाँ तक तो हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली. अब नेक्स्ट आपकी कोर्स आउटलाइन में 2 बातें लिखी हुई हैं कि जी हमने आपको पढ़ाना है किंक्ड डिमांड कर्व और प्राइस लीडरशिप. अब किंक्ड डिमांड कर्व और प्राइस लीडरशिप असल में मॉडल्स हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन के अंडर ऑफ ओलिगोपोली. खैर आप परेशान ना हो, मैं आपको एक बात बताऊं. वैसे तो एक सीधा तरीका होता है ना किसी भी किस्म की मार्केट में प्राइस और आउटपुट को डिटर्मिन करने का. ठीक है, इसकी अप्रोचेस हैं MRMC कर्व अप्रोच या टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच.
जो कि आपके कोर्स में नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाए, लेकिन यहाँ पर जो अब टॉपिक्स मेंशन्ड हैं उसके लिए थोड़ा सा आपको पहले मैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन बताऊंगी कि वो कैसे होती है ओलिगोपोली में, और फिर आगे उसके 3 मॉडल्स क्यों हैं। ठीक है, तो पहले जब आगे के मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगी तो उसके लिए थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें यहाँ तक तो अभी तक समझ आ गई होगी कि इसका मतलब है इक्विलिब्रियम, कि कोई भी फर्म इक्विलिब्रियम कैसे एंजॉय करती है। देखें, इसके लिए मैंने जैसे आपको कहा कि एक अप्रोच होती है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ले लेती हूँ आउटपुट और यहाँ पर मैं ले लूँगी रेवेन्यू और कॉस्ट्स। ठीक, सपोज़ ओलिगोपोली में हमने इक्विलिब्रियम फाइंड करना है, तो मैंने आपको कॉस्ट कर्व्स में सिखाया था ना कि मोनोपोली हो, ओलिगोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो, उन सब का रेवेन्यू कर्व्स की शेप इस तरह इन्वर्टेड वी की तरह होती है, जिसमें नीचे वाला क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू, और ऊपर वाला होता है एवरेज रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू हमारा डिमांड कर्व भी होता है, ये डिमांड शो करता है। ठीक है, ये मैंने आपको कॉस्ट्स में, सॉरी, रेवेन्यूज़ में सिखाया था। फिर मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट्स में सिखाया था कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व इस तरह होता है, फर्स्ट इट्स अ हाई, देन बिकम्स लो एंड देन इट्स राइजेस, इट लुक्स लाइक अ टिक मार्क। ये मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, तो ये मार्जिनल कॉस्ट है। तो अभी बेसिकली मैं कर क्या रही हूँ, यू डोंट गेट लॉस्ट, कि मैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन करने की कोशिश कर रही हूँ विथ MR-MC अप्रोच। सिंपली आपको ज़रा सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि ये जो आगे आपकी बुक में ये जब पेजेस आपके पास आएंगे, ये आपका पहला मॉडल दिया हुआ है, ये दूसरा मॉडल दिया हुआ है, ये तीसरा, तो आप टोटली लॉस्ट ना हो, आपको उस वक्त समझ आए कि ये हो क्या रहा है। तो हमने इस अप्रोच से इक्विलिब्रियम फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम में हम ये पता करेंगे कि फर्म इक्विलिब्रियम में उसका पॉइंट किधर है, इक्विलिब्रियम पॉइंट किधर है, उस पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वो कितनी आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है और कितनी कीमत पे प्रोड्यूस कर रही है। अब चूंकि ओलिगोपोली में मैंने आपको कहा कि फर्म हमेशा प्रॉफिट ही करती है, अच्छा खासा इकोनॉमिक प्रॉफिट करती है, तो मैंने वो केस ड्रॉ किया है। इसमें अब आप देखें, इस कर्व की इस अप्रोच की 2 सिचुएशन वो होती हैं, कंडीशंस होती हैं कि इक्विलिब्रियम में क्या होगा। एट इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एम आर बराबर होगा एम सी के, यानी जहाँ पर एम आर कर्व कट करे एम सी को, वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। लेकिन उस पॉइंट पर होना क्या चाहिए, एम सी मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो, यानी ये 2 कंडीशंस जिस पॉइंट पर सेटिस्फाई होंगी वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस कहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं, ये 2 कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं इस पॉइंट पे, ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यहाँ पर एम आर एम सी के भी बराबर है और यहाँ पर एम सी कट एम सी जो है यानी कॉस्ट रेवेन्यू से कम है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ कट करता है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर हम आउटपुट की तरफ आएँ, तो ये आप कह लो कि ये फर्म OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आउटपुट तो पता चल गई, लेकिन प्राइस कैसे पता करेंगे और फिर प्रॉफिट का कैसे पता करेंगे। तो प्राइस के लिए आपको ये पॉइंट ऊपर एक्सटेंड करना पड़ेगा डिमांड कर्व की तरफ। ठीक है, ये तो आपको याद होगा ना कि डिमांड कर्व से हमें प्राइस का पता चलता है, और मोनोपोली हो कि ओलिगोपोली हो, उनका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, या एवरेज रेवेन्यू कर्व ही उनका डिमांड कर्व होता है। तो इसी से हमें प्राइस भी पता चलेगी। जब हम इसको यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर ये एक और पॉइंट पे इसने यहाँ पर टच कर दिया, यू कैन कॉल इट एनीथिंग, लेट्स कॉल इट Z। ठीक है, तो और यहाँ पर भी आप इस पॉइंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक, अब इसको आप देखिए, यहाँ पर आप इसको बेहतर होगा कि P कह दें ताकि पता चले कि ये प्राइस है।
अब आप कैसे कहेंगे, द इन एन ओलिगोपोली अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई सिंस बोथ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एट पॉइंट ई. At point E, the firm is selling and producing output level OQ1 at price OP. ठीक है, या ZQ1 भी प्राइस हो सकती है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं. इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं इतनी कीमत पर. अब बाकी रह गया कि प्रॉफिट कितना है. तो उसके लिए देखें, जब इक्विलिब्रियम पर आपके पास ये पॉइंट आया था, ये यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू पर, ये यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट आ जाता है. आप इसको कोई भी नाम दे दें. लेट्स कॉल इट, अब ये P था तो लेट्स कॉल इट P0. ठीक है. अब आप देखें कि फर्म का रेवेन्यू कितना है और उसकी कॉस्ट कितनी है. सॉरी, अगर मैं पीछे मार्जिनल रेवेन्यू बोल रही हूँ तो मुझे मार्जिनल कॉस्ट बोलना चाहिए था कि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कट कर रहे थे. हमने कॉस्ट पता करनी है ना. तो अब देखो, OP प्राइस पे OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे, तो ये सारा एरिया इनका रेवेन्यू शो करता है. पीछे कॉस्ट के याद है ना आपको कि रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू आउटपुट. तो ये बड़ा स्क्वायर हो गया इस फर्म का रेवेन्यू. बाकी बच गई इनकी कॉस्ट कितनी है. कॉस्ट पता चलेगी तो पीछे पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना है. तो कॉस्ट यहाँ से हमें पता चल रही है, ये इक्विलिब्रियम से जहाँ पर. तो अब इस फर्म की कॉस्ट क्या है, OP0. और अगर रेक्टेंगल टर्म्स में हम बोलें तो OP0 EQ1, ये इस फर्म की कॉस्ट है. ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ. कॉस्ट जो है वो OP0 है, और दूसरे तरीके से आप कह सकते हो OP0 EQ1. ये एरिया इसकी कॉस्ट है. और इनका रेवेन्यू कितना था. इनका रेवेन्यू था OP, या स्क्वायर टर्म्स में बोलें तो OPZQ1. ठीक है, ये कॉस्ट, ये रेवेन्यू, तो पीछे ये एरिया बच जाता है. ये एरिया क्या हो गया, प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कितना है, P0 P या P0 PZE, ये आपका प्रॉफिट है. सो दिस इज बेसिकली हाउ वी डिटरमिन प्राइस एंड आउटपुट अंडर ओलिगोपोली. ठीक है. लेकिन अब ये सिंपल सा मॉडल ओलिगोपोली का हम ये भी है, लेकिन इसके अलावा और भी मॉडल्स हैं. एक है आपका जिसे हम कहते हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर कल्यूसिव ओलिगोपोली. एक होती है नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली, और एक मॉडल है प्राइस लीडरशिप मॉडल. तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो मॉडल्स क्या हैं और वो क्यों हैं. ठीक है. तो इस वीडियो में हमने क्या किया, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. हमने समझा व्हाट इज़ ओलिगोपोली, हमने समझा उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओलिगोपोली क्रिएट क्यों होती है, और बेसिक हमने ओलिगोपोली में प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन सीख लिया as a background information in order to understand its three different models. ठीक है.